ट्रू क्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं क्राइम की सच्ची कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों साल से एक कहावत चली आ रही है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, और ये हकीकत भी है क्योंकि मुंबई के लाखों लोग रात रात भर जागते हैं। इनमें हज़ारों लोग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े भी होते हैं, जिनकी रात रात भर शूटिंग चलती है। मुंबई में बड़े लोगों की पार्टियां भी रात में होती रहती हैं। रात में सैर सपाटे पर निकलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। मुंबई जैसे भली ही ना हो, पर रातों को जागने और पार्टियां करने वालों की कमी दिल्ली में भी नहीं है। गुड़गांव में रात भर खुलने वाले रेस्टोरेंट, पबों, मॉल और होटलों की कमी नहीं है, जिनकी वजह से दिल्ली के पार्टी कल्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो रहते दिल्ली में हैं और दोस्तों, परिवार या गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने हरियाणा क्षेत्र में जाते हैं। इसी के चलते दिल्ली की सीमा से लगे कुछ ढाबे और होटल इतने मशहूर हो गए हैं कि रात में वहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन बातों से जुड़ी एक कहानी भी है। कहानी शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बनी रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी अपनी शुरू करते हैं। उपयुक्त बातों का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रसंगवश कही गई है, क्योंकि इस कहानी के पात्र पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा भी रात में ही घूमने निकले थे। पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक में रहते थे। मंगलवार 24 अक्टूबर की रात को पंकज और प्रिया अपने 3 साल के बेटे नाइस को साथ लेकर अपनी मारुति रिज कार से घूमने निकले थे। दोनों का इरादा गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने का था। पंकज और प्रियंका के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दोनों कभी गुरुद्वारा बंगला साहिब तो कभी गुरुद्वारा नानक प्याऊ जाते रहते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि पंकज का बिजनेस था और उसका पूरा दिन व्यस्तता में बीतता था। 24 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे पंकज और प्रिया तैयार होकर अपनी कार से निकले। उनके साथ उनका बेटा नाइस भी था। मुखर्जी नगर की हडसन रोड पर पंकज के भाई का रेस्टोरेंट था। पहले पति पत्नी वहीं गए और वहीं पर खाना भी खाया। तब तक आधी रात हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद दोनों गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए निकले। बड़े गुरुद्वारों की खास बात ये होती है कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कभी नहीं रुकता है। द्वार बंद होने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। पाठ में शामिल होने वाले भी रात हो या दिन कभी भी गुरुद्वारे जा सकते हैं। बंगला साहिब पहुंचकर पंकज ने पार्किंग में कार खड़ी की और पति पत्नी अंदर जाकर पाठ में बैठ गए। नाइस तब तक सो चुका था। काफ़ी देर वहां रुकने के बाद पंकज ने प्रिया से कहा, भूख लगाई है, चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं। प्रिया बेटे को गोद में उठाकर खड़ी हो गई और दोनों गुरुद्वारे से बाहर आ गए। रात के 3 बजे बाहर कुछ मिलने का सवाल ही नहीं था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। पंकज ने प्रस्ताव रखा, चलो घर चलते हैं, रास्ते में कहीं कुछ मिला तो खा लेंगे। प्रिया बेटे को लेकर आगे की सीट पर बैठ गई और पंकज ने ड्राइविंग सीट संभाली। कार सुनसान पड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। रिंग रोड से होते हुए जब पंकज की कार रोहिणी जेल वाली रोड पर पहुंची तो वहां से उसने बादली रेड लाइट से यू टर्न ले लिया। उस जगह से रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक स्थित उनका फ्लैट 5 से 7 मिनट की ड्राइविंग दूरी पर था। पंकज और प्रिया घर पहुंच पाते उससे पहले ही एक हृदय विदारक घटना हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम से 4:20 पर थाना शालीमार बाग को सूचना मिली कि कार रोककर एक महिला को गोली मार दी गई और उसका पति घायल महिला को रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल ले गया है। सूचना मिलते ही पुलिस सरोज अस्पताल पहुंची और वहां डॉक्टर ने बताया कि प्रिया की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। मृतका प्रिया का पति पंकज मेहरा वहीं पर मौजूद था। वह 3 साल के बेटे नाइस को गोद में थामे खड़ा हुआ था, जो बुरी तरीके से सहमा हुआ था। जिस कार में प्रिया को गोली मारी गई थी वह भी वहीं खड़ी थी। कार भी आगे की सीट पर और उसके नीचे खून ही खून फैला हुआ था। दोनों ओर से आने वाले शीशे भी टूटे हो चुके थे। पुलिस ने प्रिया की डेड बॉडी का मुआयना किया। प्रिया के गले और चेहरे पर 2 गोलियां मारी गई थी।
प्राथमिक लिखा पढ़ी के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पंकज ने काफ़ी पहले फ़ोन करके इस घटना के बारे में प्रिया के मायके वालों और अपने घर वालों को बता दिया था। वो लोग भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पुलिस ने पंकज से प्राथमिक पूछताछ की तो उसने बताया, जब मैंने बादली रेड लाइट से यू टर्न लिया तभी हरियाणा के नंबर वाली सफ़ेद स्विफ्ट कार नज़र आई। उसने तेज़ गति से ओवरटेक किया और मेरी कार को जबरन रुकवा दिया। उस कार में से आगे की ओर से एक युवक निकल कर आया जो मुंह पर रुमाल बांधे हुए था। उसने पहले मुझे बाहर खींचकर मेरी पिटाई की। प्रिया कार के अंदर मेरी बगल में बैठी थी और नाइस उसकी गोद में सोया था। पंकज ने आके बताया, प्रिया ने हमलावर का विरोध किया तभी स्विफ्ट कार से एक और युवक निकल कर आया। उसने भी मुंह पर रुमाल बांध रखा था। मार पिटाई के दौरान हाथापाई हुई तो हमलावरों में से एक ने मेरे सिर पर पिस्तौल की बट मारी और दूसरे ने चेहरे पर मुक्का मारा। इसी बीच हमलावरों ने गोली चला दी जो प्रिया के गले में लगी। बेटा रोते हुए चिल्ला रहा था। तभी हमलावरों ने एक गोली और चलाई। पिस्तौल वाली तीसरी गोली चलाता तभी मैंने पिस्तौल का अगला हिस्सा मुट्ठी में दबोच लिया। छीना झपटी में हमलावरों ने एक गोली और चलाई लेकिन वो चली नहीं। दूसरे हमलावर ने तब तक दोनों ओर के शीशे तोड़ डाले थे। पंकज के अनुसार उसने लहूलुहान पत्नी की हालत देखी तो स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी और उसी वक्त 100 नंबर पर फ़ोन करके कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया। शालीमार बाग थाने की पुलिस ने पंकज से कई सवाल पूछे। इस पूछताछ में पंकज ने बताया उसने सोनीपत के एक युवक से 5 लाख रुपए उधार ले रखे थे जिनका वह मोटा ब्याज वसूलता था। अब उसने यह रकम बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी थी लेकिन इतनी बड़ी रकम वह नहीं दे सकता था और इसी वजह से उसे बार बार धमकियां मिल रही थी। पंकज ने उसी युवक पर हत्या का आरोप भी लगाया था। अपने बयान में पंकज ने 6 संदिग्ध लोगों के नाम दिए थे। मोनू, पवन, संजय, मंजीत और 2 अन्य लोग थे। पुलिस ने सीधे सीधे हत्या का केस दर्ज किया क्योंकि इस घटना में लूटपाट जैसा कुछ भी नहीं था। हत्या के इस मामले में कई झोल नजर आ रहे थे। फिर भी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ने के लिए दबिश दी। पंकज ने जिनके नाम लिए थे लेकिन उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और इसके कई कारण थे जिनमें सबसे बड़ा कारण तो यही था कि पुलिस को पंकज की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पंकज जिस जगह पर वारदात होने की बात कह रहा था वहाँ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिसे हत्या की वारदात से जोड़ा जा सकता। दूसरे, कार के जिस आगे वाली सीट पर प्रिया को गोली लगी थी उसके नीचे कारतूस के 2 खोखे पड़े मिले थे। पंकज चूँकि दूसरी ओर से गोली चलने की बात कह रहा था इसलिए उस स्थिति में खोखे प्रिया की सीट के नीचे नहीं बल्कि पंकज की सीट यानी ड्राइविंग सीट के नीचे होने चाहिए थे। यहीं से संदेह पैदा होना शुरू हो गया और शक के अंकुर फूटे तो पुलिस ने पंकज से फिर पूछताछ की लेकिन वह अपनी बात पर ही टिका रहा। आगे बढ़ने से पहले पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा की थोड़ी बैकग्राउंड जानने में बेहतर होगा। पंकज और प्रिया दोनों के परिवार ही बिजनेसमैन थे। पंकज का परिवार शालीमार बाग में रहता था और उसके पिता CL मेहरा और भाई अनिल मेहरा का चांदनी चौक में गारमेंट का बिजनेस था, जबकि रोहिणी सेक्टर 15 में रहने वाले प्रिया के पिता अशोक मघानी और भाई कार्तिक मघानी का आज़ादपुर मंडी में बड़ा कारोबार था। रोहिणी आने से पहले मघानी परिवार भी शालीमार बाग में ही रहता था। पंकज और प्रिया शालीमार बाग के एक स्कूल में पढ़ते थे और वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो पहले दोस्ती में बदली फिर प्यार में। प्यार हुआ तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया और साथ ही इस बारे में अपने अपने परिवारों को भी बता दिया। फलस्वरूप दोनों परिवारों की रजामंदी से 22 जनवरी 2006 को दोनों की शादी हो गई। उस समय दोनों खुश थे लेकिन शादी के 3 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी और वजह था पंकज का आशिकाना मिजाज। इसके बावजूद भी दोनों की गृहस्थी चलती रही। कई साल पहले जब पंकज के पिता CL मेहरा का गारमेंट का बिजनेस घाटे में जा रहा था तब पंकज ने अपना अलग बिजनेस करने की सोची। उसका उद्देश्य था कि अपने परिवार की मदद करना। बिजनेस के लिए उसने अपने एक परिचित के साथ मिलकर कपड़ों को डाई करने की फैक्ट्री खोली लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया जिसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। पंकज को भरोसा था कि प्रिया के मायके वाले उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने पहाड़गंज में एक बार खोलने का फैसला किया
इस बिजनेस की पूरी योजना बनाने के बाद पंकज ने अपनी ससुराल वालों से इस बारे में बात की तो वे पैसा लगाने को तैयार हो गए। पंकज ने 5-7 लाख रुपए अपने पास से लगाए और बाकी ससुराल वालों से लेकर पहाड़गंज में किंग बार के नाम से बार खोला था। इसमें उसने अपने साले कार्तिक की भी हिस्सेदारी रखी थी। पहाड़गंज की तंग गलियों में सैकड़ों होटल्स हैं। सस्ते होने की वजह से ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। विदेशी पर्यटकों की वजह से यहाँ के जो भी 2-4 बार हैं खूब चलते हैं। पंकज का वार भी चल निकला। बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने 2-3 लड़कियों को भी नौकरी पर रख लिया था। इस बीच प्रिया के मायके वाले शालीमार बाग में रोहिणी सेक्टर 15 में आकर रहने लगे। दूसरी ओर घाटे से उबरने के लिए पंकज मेहरा के परिवार ने अपना शालीमार बाग का मकान 70 लाख रुपए में बेच दिया था। बताया जाता है कि मकान बेचने से मिली रकम भी पंकज मेहरा ने अपनी अय्याशियों पर उड़ा दी थी। बताते हैं कि उसने दोगुनी करने के चक्कर में यह रकम सट्टे में उड़ाई थी। घर वाले उससे पैसे मांगते थे तो वह यह कहकर उन्हें चुप करा देता कि रकम बिजनेस में लगाई थी और जल्द ही दोगुनी होकर लौटेगी। इस बीच करीब 3 साल पहले प्रिया माँ बन चुकी थी। बेटा हुआ और जिसका नाम नाइस रखा गया। बहरहाल आइए लौटकर फिर क्राइम सीन पर आते हैं। यह तो हम बता ही चुके हैं कि प्राथमिक जांच में पंकज मेहरा संदेह के दायरे में आ चुका था। दूसरी ओर प्रिया के घर वालों की बातें भी पंकज को संदेह के दायरे में खड़ा करती थी। इस बीच पुलिस को तथाकथित घटना स्थल के पास वाले पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी कैमरा मिल गया। पुलिस ने उस कैमरे की फुटेज देखी तो सारी हकीकत सामने आ गई। उस फुटेज में वहां पर रात के 4 बजे से 4:30 बजे तक पंकज की कार के अलावा कोई कार नज़र नहीं आई थी। इसका मतलब था कि पंकज सरासर झूठ बोल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद प्रिया का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया। वे लोग जब उसका अंतिम संस्कार करने शमशान पहुंचे तो पंकज मेहरा भी साथ में था। चिता को मुखाग्नि भी उसी ने दी थी। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया और सीधे थाना शालीमार बाग ले आई। थाने में उससे कई दौर में पूछताछ की गई। आखिर उसने मान ही लिया कि अपनी पत्नी प्रिया का कत्ल उसी ने किया है। ऐसा करके वह एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। यानी एक तरफ तो वह प्रियंका से पीछा छुड़ाना चाहता था और दूसरी ओर से उसके कत्ल में वह उन लोगों को फंसाना चाहता था जिन्होंने उसे कर्ज दे रखा था। जब जांच शुरू हुई तो पंकज के कुकर्मों की एक एक परत खुलती चली गई। उसमें से उसका मोबाइल और लैपटॉप भी सहायक बने। पता चला कि पंकज मेहरा एक बड़ा सट्टेबाज था। दरअसल सट्टेबाज भी 2 तरह के होते हैं, एक सट्टा लगाने वाले और दूसरा लगवाने वाले। सट्टा लगवाने वाले को बुकी कहते हैं। पंकज सभी सट्टेबाजों के चक्कर में फंस चुका था जब वह चांदनी चौक में पिता के साथ गारमेंट का काम करता था। जांच में पता चला कि प्रिया और पंकज ने घटना से कुछ महीने पहले ही रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक में किराए के मकान में शिफ्ट किया था। इससे पहले ये दोनों पंकज के परिवार के साथ शालीमार बाग में रहते थे। रोहिणी शिफ्ट होने की एक वजह यह भी थी कि प्रिया मायके वाले भी इसी ब्लॉक में रहते थे। पंकज से संबंधों में खटास के चलते बढ़ते पर वह कभी भी पास में स्थित अपने मायके चली जाती थी। प्रिया का रोहिणी आने का एक कारण यह भी था तो पंकज के अपने अलग अलग कारण थे। दरअसल सोनीपत के कुछ सट्टेबाजों की बुकिंग रोहिणी तक चलती थी। इन बुकीज ने से पंकज काफ़ी अच्छे संबंध रखता था। उनका पंकज पर काफ़ी पैसा भी उधार था। पंकज चूँकि खुद बुकी था इसलिए चाहता था कि किसी तरह रोहिणी की बुकिंग उसके कब्जे में आ जाए। बहरहाल हकीकत यह थी कि वह सट्टेबाजों की मोटी रकम का कर्जदार था। उस पर यह कर्ज तब चला आ रहा था जब 18 जून 2017 को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। इस मैच पर पंकज ने मोटी रंगम लगाई थी और वह हार चुका था। जिन लोगों का पैसा था वो उसे धमकाते रहते थे। एक तरफ यह सब चल रहा था, दूसरी ओर पंकज मेहरा की रंगीज मिजाजी भी कम नहीं थी। बताया जाता है कि उसके बार में 2 लड़कियां काम करती थी, एक दिल्ली की और दूसरी इलाहाबाद की। पंकज इन दोनों ही लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा चुका था। इतना ही नहीं बल्कि उसके रेशमा नाम की एक 23 वर्षीय युवती से भी प्रेम संबंध थे। रेशमा को उसने न केवल लाखों रुपए के गिफ्ट दिए थे बल्कि उसे किराए का एक मकान भी लेकर दे रखा था और उसका पूरा खर्चा पंकज ही उठाता था।
पुलिस के अनुसार पंकज प्रिया को अपने रास्ते से हटाकर रेशमा से शादी करना चाहता था। रेशमा से संबंधों के चलते पंकज कई बार रात भर घर नहीं आता था। प्रिया उसे बार बार फ़ोन करती रहती थी, लेकिन वह बहाने बनाकर उसे बेवकूफ़ बनाता रहता था। हालांकि प्रिया इस बात को जानती थी। इसी सब के चलते एक बार प्रिया 11 महीने तक अपने मायके में रही थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाकर पंकज के पास भेज दिया। एक तरफ दबंगों का कर्जदार, दूसरी ओर रेशमा के चक्कर में पत्नी से रुस्वा पंकज की स्थिति अजीब सी हो चुकी थी। ये अलग बात है कि इस सब का जिम्मेदार भी वह खुद ही था। जब लेनदार कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाने लगे तो 2.5 महीने पहले पंकज ने अपना पहाड़गंज स्थित बार बंद कर दिया था, लेकिन इससे उसकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ती चली गई और अंततः उसने इस सब से निजात पाने के लिए ऐसा रास्ता खोजा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसके लिए उसने घटना से 1 माह पहले की योजना बनाई। वह प्रिया को मौत के घाट उतारकर अपने लेनदारों को फंसाने की साजिश करने लगा। इसके लिए पंकज ने अपनी जान को खतरा बताकर एक दोस्त की मदद से एक पिस्तौल खरीदी। इसके बाद उसने कई बार रेकी करके वह जगह तय की जहां आराम से प्रिया का कत्ल कर सके और पकड़ा भी न जाए। उसे यह जगह मिली बादली रेड लाइट के यू टर्न से लेकर थोड़ा आगे। समय उसने आधी रात के बाद का चुना, क्योंकि उस समय वह जगह एकदम सुनसान रहती है। पंकज की सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह पास वाले पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को नहीं देख पाया। पुलिस पूछताछ में पंकज ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। कभी उसने कोई रूट बताया तो कभी कोई। पुलिस ने उसे साथ लेकर उसकी बताई कई जगहों पर सभी रास्तों पर देखा और उन रास्तों के सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन उसका कोई भी बयान विश्वसनीय नहीं निकला। पुलिस ने जब पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे की फुटेज देखी तो वह पूरी तरीके से संदेह के घेरे में आ गया। दरअसल पेट्रोल पंप वाले कैमरे की फुटेज में साफ दिखाई पड़ रहा था कि सुबह के 4:15 पर पंकज ने बादली रेड लाइट से यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय कार की गति धीमी थी, लेकिन अचानक कार की गति बढ़ी और वह सीसीटीवी की रेंज से बाहर हो गई। इसके 5 मिनट बाद ही पंकज ने 4:20 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। इसका मतलब जो भी हुआ था 5 मिनट के अंदर ही हुआ था। यह कांड पंकज ने खुद किया था। इस बात की पुष्टि सीसीटीवी की फुटेज से हो रही थी, क्योंकि उसके 1 घंटे के दौरान कोई भी कार वहां से गुजरी ही नहीं थी। पुलिस ने जब पंकज मेहरा से सख्ती से पूछताछ किया तो उसने मुंह खोल दिया। उसने अपने पहले वाले बयान को झुठलाते हुए बताया कि उसने प्रिया के मर्डर की योजना करीब 1 महीने पहले बनाई थी। इसके लिए वह पिछले 6 महीने से टीवी के क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया शो देख रहा था, जो क्राइम पर आधारित होते हैं। यहाँ तक कि उसने लैपटॉप पर अजय देवगन और तब्बू अभिनीत फिल्म दृश्यम 17 बार देखी। यूट्यूब पर उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हर पार्ट को देखा, समझा, और इतना ही नहीं, उसने पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को धता बताने, मोबाइल कॉल और सीसीटीवी की नज़र से बचने का आइडिया फिल्म दृश्यम से लिया था। जब उसकी योजना तैयार हो गई तो उसने एक दोस्त के माध्यम से पिस्तौल खरीदा। पूरी तैयारी के बाद 24-25 अक्टूबर की रात को वह पत्नी प्रिया और बेटे नाइस को साथ लेकर गुरुद्वारा बंगला साहिब गया और वहां से वापसी में उसने जामा मस्जिद के पास होकर जाने वाली रिंग रोड पकड़ी। उसे तलाश थी किसी ऐसी जगह की जहां वो प्रिया को मौत के घाट उतार सके। पंकज को ऐसी जगह मिली बादली की रेड लाइट से यू टर्न लेकर। वहां उसने कार के अंदर ही प्रिया को पहले सिर पर गोली मारनी चाहिए, लेकिन ऐन वक्त पर उसने सिर पीछे कर लिया, जिसकी वजह से गोली उसकी गर्दन में लगी। इसके बाद पंकज ने प्रिया पर एक और गोली दागी, जो उसके चेहरे पर राइट साइड से लगकर लेफ्ट साइड की तरफ निकल गई। बेटा नाइस उस वक्त सो रहा था, जो गोली की आवाज़ से उठ गया था। प्रिया को मौत के घाट उतारकर पंकज ने कार के दोनों ओर के शीशे तोड़े और कार तेजी से भगा दी। उसी वक्त उसने पिस्तौल देवली लाल बत्ती के आगे रोहिणी के रास्ते में पड़ने वाले जंगल में फेंक दी और इसी बीच उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया था। पुलिस ने अदालत से पंकज का 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया और उसकी फेंकी पिस्तौल भी खोजी, लेकिन कई दौर की खोजबीन के बाद भी पिस्तौल मिली नहीं। संभवतः उसे कोई उठाकर ले गया होगा। इसके बाद पुलिस ने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसे शायद यह पता ही नहीं था
कि फिल्म और असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। अब जब वह जेल से बाहर निकलेगा तो उसका वही बेटा बड़ा होकर उसके मुंह पर थूकेगा, जिसने अपनी आंखों से अपनी माँ को मौत के मुंह जाते देखा था। उसकी आंखों के सामने एक तरफ ममता वही माँ थी तो दूसरी तरफ जल्लाद बाप था। छोटा बेटा आज भले ही कुछ ना समझता हो, ना बोल सकता हो, लेकिन वह बड़ा होगा और अपने क्रूर बाप का चेहरा ज़रूर देखना चाहेगा। वैसे 3 साल का नाइस अभी नाना नानी के पास ही है। तो दोस्तों, यह है एक दिल दहला देने वाली कहानी, विश्वास को चीरती हुई कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।